Okay, then let us start with our topic. आज बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। और रिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले इसी पे बात होगी। रिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है, रिफ्रैक्शन क्यों हो जाता है, क्यों समझ? रिफ्रैक्शन क्यों हो जाता है? तो रिफ्रैक्शन में लिखते हैं व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, और इसको सेट करें, with from one medium to another. इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। कंडीशन क्या होती है? When the frequency of light is accepted by the atom or molecule of medium and they vibrates with same frequency, light, can travel into the medium या through the medium। ये इसकी कंडीशन होती। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट का की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर कोई मीडियम उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल भी उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी एनर्जी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तभी लाइट उसमें जा पाती है। अब जैसे मान लीजिए मैं रखूं कि ये मान लीजिए मेरे पास वाटर है और ये एयर है, तो पानी में लाइट जा रही है, एयर से लाइट जा रही है पानी में। ये मैंने कहा ये वाटर है और ये एयर है, यहां से कोई लाइट मैंने इसमें डाली, तो मैं देखता हूं कि पानी में लाइट जाती है। मैंने देखा कि पानी में तो लाइट जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लाइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी वही यहाँ होगी,
और पानी के मॉलिक्यूल इस फ्रीक्वेंसी से हिल रहे होंगे, जो कि यहाँ पे हो रहा था, तभी हो पाएगा रिफ्रैक्शन। मतलब फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज। किसी भी हाल में फ्रीक्वेंसी नहीं बदला करती। अगर मॉलिक्यूल उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं तो एक्सेप्टेड है ये एनर्जी। तो ये बेसिक होता कि भाई कोई मीडियम रिफ्रैक्शन करेगा या नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी या नहीं करेगी। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीजें बदल जाती, लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चेंज इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड बदल जाती है, स्पीड चेंज। उसके बाद वेवलेंथ चेंज, जो नहीं बदलता नॉट चेंज, जो नहीं बदलता एनर्जी ऑफ लाइट नहीं बदलती, वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, किसी हाल में नहीं बदलती। फेज नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन में नहीं आता, फेज आ जाता है, वहीं टेढ़ा भी नहीं होता। फेज नॉट चेंज। ये कुछ चीजें हैं जो रिफ्रैक्शन में नहीं बदलती। तो इन्हीं चीजों पर, इन्हीं बातों पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ गया और उसने जो है हमसे दिल लगी कि ये चीजें बदल जाएंगी साहब आपकी। क्यों? और हमसे ले लिया उसने एक नंबर। मिलना तो हमें चाहिए था, फिर उसको गया तो किसी को भी नहीं मिला यार। फिर तो क्यों मोहित? मोहित बोल रहे हो तुम, क्या बात है? अरे मोहित बाबू, हाँ आवाज आ रही, तुम्हारी आवाज कहाँ से जाएगी? आकाशवाणी हो तुम तो बोला करो यार। तुम्हारे माइक में कुछ गड़बड़ है क्या? तो वन प्लस का नोट 5 है तुम्हारे पास, लैपटॉप पे हो क्या? नोट नोट 5 में भी? अच्छा, वाईफाई का नेटवर्क इशू, वो तो हो जाता है कोलैप्स। सम्राट का भी आना जाना लगा रहता है। कौन सम्राट? हाँ खैर, तो ये वो कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बस इतनी सी बात कह देते हैं। तो क्या करते हैं, मीडियम यहाँ बना लेते हैं एक। इस मीडियम को जनरली आप डेंसर कहें या रेलेटर से फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि ये मीडियम डेंसर है। डेंसर मीडियम का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड का रेशियो। हाँ, स्पीड इन फ्री स्पेस, ये नंबर होता है बस, और स्पीड इन मीडियम। जनरली इसको हम एन या म्यू लिख दिया करते हैं, सी बाई वी। रेशियो बताता है बस ये। फिर जब इंडेक्स बढ़ेगा, मीडियम गाढ़ा होगा तो स्पीड कम होगी। तो दैट इज कि इसको अगर मैं डेंसर कहूं तो इसको कह दूं N2, इसको कह दूं रेयर हल्का मीडियम, तो इसका मतलब हो जाएगा N2 ग्रेटर देन N1। इसको क्या मान ले, इसे कुछ भी मान लेते हैं। मान लो एयर मान लो,
इसे वाटर मान लो, इसे ग्लास मान लो, ऐसा कर लो। तो स्पीड कम होनी है लाइट की, यानी लाइट इस मीडियम को पार तो करेगी, लेकिन समय कम से कम लेगी। तो समय कम से कम लेने का मतलब ये हो जाता है कि जितने टाइम में लाइट इस मीडियम में जो डिस्टेंस कवर करती है, बहुत ध्यान देने की बात है, उसी टाइम में इसको पार कर जाएगी, उसी टाइम में इसको भी पार कर जाएगी। और टाइम स्पीड है कम तो रास्ता छोटा हो जाएगा। ये लाइट की टेंडेंसी है। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जितने वाइब्रेशन होने हैं उतने ही होने हैं, उतने ही वाइब्रेशन में इसको भी कवर करना है। जितने वाइब्रेशन पे वहां चल रही थी उस डिस्टेंस पे लाइट, तो वह रास्ता क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं समझाता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने लाइट डाली, ये देखिए, और कोई डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, वही जरा पकड़ेंगे बात को, और यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन पूरे हुए हैं इस मीडियम के अकॉर्डिंग हुए, तो लाइट इस रास्ते पर जा रही थी ऐसे, है ना। अब लेकिन क्या हुआ कि इसमें फ्रीक्वेंसी वही रही, यही वाइब्रेशन होने हैं, इसी डिस्टेंस में होने हैं, और यहाँ पर भी मैंने डिस्टेंस इक्वल कर दिया। जैसे डिस्टेंस कहा मैंने पी क्यू आर, यहाँ बाहर निकलेगी मान ले, तो मैंने कहा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, वाइब्रेशन तो वही होंगे प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पर। अब कहा नहीं ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या करेगी कि वेव लेंथ को कम करेगी, यानी इसको कंप्रेस करेगी, रास्ते को छोटा कर लेगी, क्योंकि स्पीड कम हुई है, डेंसर मीडियम, इसे पार करना मुश्किल हो रहा है लाइट के लिए। तो इतने ही वाइब्रेशन बढ़ाएगी, जितने यहाँ 50 वाइब्रेशन है तो 50 वाइब्रेशन ही बना देगी, इसी डिस्टेंस में इतने 50 ही बना देगी, और रास्ता छोटा करके यहाँ से निकल आएगी, और फिर चूंकि यही मीडियम आ गया, फिर इसी मीडियम पे फिर आगे बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट कि लाइट रास्ता छोटा क्यों करती है? द बेसिक रीजन इज द फ्रीक्वेंसी, number of vibrations remains same in the previous and secondary medium at in any medium that will be rarer to denser to rare. तो जब डेंसर आएगा उस केस में वाइब्रेशन वही होंगे, पाँच छोटा। तो क्या हुआ, क्या बदला, स्पीड कम हो गई, तो यहाँ की स्पीड को कह दूं v2, यहाँ की स्पीड को कह दूं v1, that is v1 greater than v2, and similarly lambda 1 greater than lambda 2, क्योंकि ये दो वाइब्रेशन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ भी छोटा हुआ। तो बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, हमारा होता है स्पीड इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो फॉर दिस मीडियम v1 न्यू लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं, और फिर दिस मीडियम v2 न्यू लैम्डा 2। और अब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो फॉर मीडियम 1, फॉर मीडियम 1 इसमें स्पीड हो गई v1 c बाई n1, तो c किसमें है, फुल स्पेस में, और पहले मीडियम का इंडेक्स क्या है, n1, तो यहां पे स्पीड क्या होगी v1, and for medium 2 c by n2। ओके, अब यहाँ से इन इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर लूं ऐसे यहीं पे, तो क्या मिला v1 by v2 इक्वल टू v1 by v2 इक्वल टू क्या मिलेगा, n2 by n1, n2 by n1, और लैम्डा 1 by लैम्डा 2 भी यही मिलेगा, ऐसे यही से मिल जाएगा। देखो v1 by v2 क्या, लैम्डा 1 by लैम्डा 2, और
ये आ जाएंगे रेसिप्रोकल में और ये सील कट जाएगा। तो किसी भी मीडियम को बदलने के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें स्पीड या वेवलेंथ क्या होंगे। ये बेसिक फॉर्मूला होता है ऐसे। हाँ मोहित, ये इसका स्क्रीनशॉट में लिखे तैयार करें इसको, जब प्रैक्टिस होगी तब ये काम आएगा। सम्राट इसको नोट करके चेक करें। हाँ स्क्रीनशॉट मार लिया क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट हुआ खत्म। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ यार, टेक्नोलॉजी का मिसयूज हुआ होगा सम्राट, कहीं तुमने किया होगा, गेम गेम को खेले होंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में जो चीज सुखदाई होती है दोस्त, वही दुखदाई हो जाती है। इंसान जब सुख ले रहा होता है संसार से, क्या कोई भी प्राणी, घोड़े कुत्ते बकरे कुछ भी हो, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं इस सुख की सीमा रखूं, मैं इस सुख की लिमिट रखूं, क्या नहीं बस और बजा नहीं संतोष। अच्छा इसमें ऐसा मजा है हाँ बस ठीक है। इससे क्या होगा कि इंसान की जो चेतना है वो जड़ता में गहराई में नहीं जाती, क्योंकि पदार्थों में सालों में सब में जड़ता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। चेतना घट जाने से वो एडिक्शन हो जाता है। क्या होता है चेतना का घटना, कॉन्शियसनेस का घटना ही एडिक्शन। कब मुझे पक्का पकड़ में आ गया। हाँ असली विज्ञान की बात करते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब लिखते हैं कि लॉ, जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देगा इसको, वो लॉ कौन सा है। हाँ लाइट इंटरेस्टिंग, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट है बस और कुछ नहीं। यहीं पे आ जाएगी वो बात, यहीं पे आ जाएगी वो बात, इसी पे आ जाएगी, इसी पे लिखा है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्नेल लॉ, तो पुराना 1100 1200 1300 से चला आ रहा है ये स्नेल लॉ, इसी के अकॉर्डिंग करके बाद में नाम दिया इसका। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कहा कि साहब इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाइट की वेलोसिटी था वो इफेक्ट में आ जाता। देखो मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए ये थीटा है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है आर। तो इस स्पीड का मतलब स्पीड यूं आ रही है, मैं जरा पकड़ेंगे बात को, लाइट यूं आ रही है, तो ये एंगल होगा सी का कॉस आई, और ये एंगल होगा सी का साइन आई। तो कह रहा है ये कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस नहीं होता, साइन आई कंप्रेस होता, वो तो परपेंडिकुलर निकल गया ना कॉस आ रहा, यही है वो जो वेवलेंथ को कम करता है, यानी यही इस रास्ते को छोटा करता है। तो रूल काम हो गया, साइन वाले कंपोनेंट बोल दिया, यानी स्पीड रेशियो भी क्या मैच कर गया, n1 साइन आई और n2 साइन आर। अब यहाँ पर अगर हम देखें n1 n2 क्या होगा, n1 n2 क्या देखें, n1 बाई n2 क्या होगा, v2 बाई v1, v2 बाई v1, तो v2 साइन आई, v2 साइन आई और v1 साइन आई। स्पीड पे देखो जाके, अरे स्पीड का वो कंपोनेंट जो साइन पे जाता है वो कंप्रेस या एक्सपेंड हो, ऊपर जाने वाला नहीं हुआ, मैं समझ रहे हो।
मॉलिक्यूलर कंप्रेशन इस तरह हुआ है, इधर वाला नहीं हुआ, इसी तरह हमने कैलकुलेट कर लिया स्पीड को। हाँ, इसमें होता है फर्मेट प्रिंसिपल। क्या नाम होता है उसका? फर्मेट प्रिंसिपल। जो इसका मैथमेटिकल देता है वो हमें नहीं करना, वो उसको प्रूव कर देता है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम नहीं लगा के प्रूव कर देता है। यहाँ पे मुझे मिला स्नेल्स लॉ, पहला स्टेटमेंट कि रेशियो ऑफ साइन इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद दूसरा मिला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट lie in the same plane। ये दो बातें हमें लिखनी होती है, ये दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो यार क्या करते हैं कि यही इसी को लिख देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। लॉ एक ही है, तो उसके दो स्टेटमेंट दोनों लिखना होता है। पर 12th में आने के चांस नहीं है ना, 12th बोर्ड में इसे कौन पूछेगा, ये तो 10th में आके चला गया बेचारा। अब आता है लेटरल शिफ्ट, कि यहाँ पर ये लेटरल शिफ्ट कितनी हुई। लेटरल शिफ्ट किस में लिया? क्यूबिकल में लिया, क्यूबॉइड में लिया, स्लैब तो इसमें निकालना आसान है, क्यूबिकल स्लैब में लिया या रेक्टेंगुलर स्लैब बोल देते हैं। तो लेटरल शिफ्ट के फायदे क्या होंगे? इसमें आएगी रियल और एपरेंट डेप्थ को बता पाना, किस तरीके से रियल एंड एपरेंट डेप्थ काम करे। यह हो गया हमारे पास एक स्लैब जो कि हम कांच की ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ, दैट नॉट मैटर, और इसका एन 1 को 1 ही कर लेता हूँ, फार्मूले में मैं 1 ही रखूंगा, और इसका मैं N2 मान लेता हूँ। डेंसर N2 को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं N1 से, और इसे ग्लास मान लेते हैं या पानी मान लेते हैं। N2 को मान लेते हैं कुछ ग्लास या पानी, बस लाइट डालते हैं और देखते हैं कि लाइट अपने रास्ते से कितना डेविएट हो जाए, कितना एंगल लगा जाए। यहाँ नॉर्मल बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे लाइट क्यों डाल देते हैं, ताकि सीधी इस मीडियम में जा सके। ये लाइट का वो रास्ता है जिस पर ये चली जाती अगर ये डेंसर मीडियम ना हो। तो सम्राट अगर डेंसर मीडियम ना होता तो लाइट चली जाती है रास्ते पर ऐसे। ये हो गया एंगल आई। लेकिन जब डेंसर मीडियम आ गया तो लाइट ने रास्ते को छोटा किया, इस रास्ते से लाइट आई और वापस फिर उसी के पैरेलल उसी स्पीड से निकली। तो कहता है ये जो डिस्टेंस हुआ ये वाला इसे मैं कहता हूँ लेटरल शिफ्ट। ये है लेटरल शिफ्ट, यानी शिफ्ट हो गई लाइट, ये वाली चीज। तो मुझे एक्स निकालना है और मेरे पास इंडेक्स है, यहाँ का इंडेक्स मेरे पास n1 है, यहाँ n2 है, ये एंगल I है, ये एंगल R है, और स्नेल्स का नियम है साइन n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R। ये ट्रायंगल O और इसे मिला लूं, ये B, ये C, ये D, और ये परपेंडिकुलर। मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है फॉर लेटरल शिफ्ट, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लूंगा मैं। समझ स्टार्ट। कुछ हाँ आज बोला करो यार। यस सर, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोहित को तो सुस्ती आ रही होगी यार, मोहित है कुछ लेजी सा हो रहा होगा, नींद से उठा होगा, आज जुकाम वगैरह सर्दी का असर आ गया होगा, डाउन होगा फिजिकल। मेरा भी कल फिजिकल डाउन हुआ शाम को, मैं कहीं चला गया, हवा लगी बाइक पे, तो अरे यार नहीं खड़ा होने का, एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए।
अब जनवरी गुजरी, फरवरी में एक्टिविटी पता है, रिवीजन में बहुत बढ़िया काम करेगी। पेपर की डेट क्या आ रही है मोहित तेरी? वो तो होना ही है, जो तो 25 के आसपास पड़ेगा। शायद बोर्ड कब आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं सारी बात। सम्राट का तो पूरा बोर्ड है ना। सम्राट जेई का फॉर्म भर दिया क्या? सम्राट सम्राट जेई का फॉर्म भर दिया क्या? क्या फॉर्म तो आ गए होंगे यार। हाँ, अरे बाबा जेई के फॉर्म आ गए होंगे। हम्म। हम्म। हाँ फॉर्म तो क्लोज हो गया ना, वही मैं कह रहा हूँ, भरा नहीं है क्या? क्या बात? हाँ, अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? एनसीईआरटी में पहला ये क्वेश्चन है कि भाई इस पे बनाइए N1 N2 पे, इसके वेवलेंथ निकालिए, कुछ करिए कुछ करिए। तो लेटरल शिफ्ट के को देख लेते हैं कि इसका ये फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, कैसे ये शिफ्ट, ये होती कितनी शिफ्ट है। तो ट्रायंगल में क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। हाँ, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास देखो मोहित, एक बात है कि ये जो साइड है, ये वाली साइड जो मेरे पास है, ये मेरे पास फिक्स है। जिसे मैं कह देता हूँ कि भाई ये इसकी थिकनेस है स्लैब का, है ना? ये मेरे पास भी, अगर मैं इसी को ले लेके ट्रायंगल पर चलूँ तो मुझे रास्ता मिल जाता। अच्छा, एक बात और होती कि ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल भी मेरा आई ही होता है। ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, और ये एंगल जो होता है मेरा, ये होता है आई माइनस आर। देख पा रहा होगा मोहित? ये वाला छोटा सा, ये पूरा आई, तो ये आई, ये आर, तो ये आई माइनस आर। हाँ, पहले मैं ओ डी सी में जाता हूँ, इन ट्रायंगल ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी में मैं एक्स से ओ सी पे आता हूँ, तो साइन में हो जाएगा साइन आई माइनस आर, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन आई माइनस आर परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओ सी। ये आ गया। मैं फिर बता दूं कि मैं कहाँ गया। हुँ? मैं कहाँ गया? मैं यहाँ से यहाँ गया। हम्म, यहाँ से यहाँ गया। ओके, और उसके बाद ओसी में, अब मैं ओसी से डी पे आ जाता हूँ। ओसी में एंगल है आर, और डी है इसके कॉस पे, बेस पे, तो कॉस हो जाएगा डी अपॉन ओसी। कॉस आर हो जाएगा डी अपॉन ओसी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सिंपल हो गया। अब मुझे इन दोनों से एक्स निकालना है। तो डिवाइड कर देता हूँ, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर एक्स अपॉन डी हो गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी डी
साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये मेरी वैल्यू आ गई। मतलब फर्दर एक्सपेंशन कि भाई मुझे क्या पता होता है, मुझे आर नहीं पता होता, मुझे N1 N2 पता होता है, आई पता होता है, डी पता होता है, क्योंकि आर तो मेरा स्नेल्स लॉ से निकल के आ जाता, आर मेरा स्नेल्स लॉ से निकल के आ जाता ऐसे। तो आर हटा देता हूँ, आर हटा देता हूँ यहाँ से मैं, एक्स डी को बाहर लूँ, फार्मूला लगा दूँ, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर और नीचे कॉस आर। ओके, चलिए, तो एक्स इक्वल टू बी साइन आई, मुझे नहीं बदलना साइन आई को, कॉस आर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, बदल गया साइन में, और साइन आर होता है मेरे पास स्नेल्स फॉर्मूले में, और कॉस आई नहीं बदलना मुझे, साइन आर है मेरे पास पहले से ही, ये देखिए, और कॉस आर ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो ये बना मेरा फॉर्मूला। भाई आर जहां जहां मुझे लिखना पड़ेगा वहां साइन आर, वहां क्या लिखूंगा, N1 साइन आई अपॉन N2। साइन आर क्या है, क्यों मोहित, क्या है साइन आर, ये रहा साइन आर, साइन आर है N1 अपॉन N2 साइन आई। तो जहां जहां मुझे साइन आर की जरूरत पड़ेगी, यहां 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 मैं लिख दूंगा। अच्छा, आई मेरे पास होता ही है, कितने एंगल पर इंसिडेंस हुई, तो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी N1 N2 आ जाएंगे इसमें, आर आ जाएगा, मतलब आर निकालो इसमें डाल दो, बात खत्म। और यहां से भी अगर मैं आर निकाल के इसमें डाल दूं, बात खत्म। तो यहीं पे हो जाता है मेरा फॉर्मूला प्रूफ, यही होता है बस, लेटरल शिफ्ट N1 साइन आई N2 साइन आर, आर मिला इसमें पुट कर दिया, आई पुट कर दिया, और आर किससे मिलेगा, N1 N2 से मिल जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे, कि निकलता कैसे, यहाँ पे डाल लो, निकाल के ये भी वहां डालना है, यहाँ भी डालना है, तो यहाँ निकाल के यहाँ डाल लो, दोनों जगह आर आर डाल लो बस। मतलब आई हो गया 60 और आर हो गया 30, आसानी से आ जाएगी, क्लियर। और फिर N1 N2 का पता चल जाएगा कि N1 N2 कितने होंगे, √3 पे आ जाती है वो चीज, क्लियर। तो लेट अस रिपीट वन एग्जांपल फॉर दिस, कि कितना होगा, यहां मैं इसे रिपीट करता हूं। कहता है ये जो थिकनेस है ये वाली, ये 10 सेंटीमीटर है, ये जो एंगल है आई, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ऐसा है, क्लियर। ये एयर है और ये ग्लास है, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, अगर वो होता तो मैं 30 ये निकाल लेता, 30 आ जाता, ये कोई नहीं, फॉर्मूले में डाल देता है N1 साइन आई या N2 आर में, ये भी आ जाता, मतलब √3 इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स कितना होगा, √3, और इसका 1 हो जाएगा, तो 60 का 30 हो जाएगा एंगल। तो अब मैं यहाँ से अगर निकालूं कि ये लेटरल शिफ्ट कितनी होगी, ये वाली, तो बड़ी आसानी से मुझे मिल जाती है, देखो कैसे, इसी से मिल जाएगी यहीं, लेटरल शिफ्ट डी 10 सेंटीमीटर है, साइन 60 माइनस 30, तो साइन 30 हो गया, आर 30, तो कितना हो गया, 10 30, 10 10 30, ये हो गया 10/√3, तो ये कितनी आ जाएगी, 10/√3, कॉमन। हाँ, ये होती है चीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर कोई चीज है वहां पे नहीं दिखती, यहाँ पे दिखती है, हाँ, यो सीधा मान लो यहाँ एक बल्ब जल रहा है,
और बल्ब कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा बल्ब, क्योंकि हमारी आंख तो इधर से ही देखेगी ना जहां से लाइट निकली। हमारी आंख कहाँ देखेगी? यहीं पे देखेगी, सीधा देखेगी यूं, तो बल्ब यहाँ दिखेगा। तो इसे कहते हैं एपरेंट पोजीशन। जैसे पानी में पड़ी मछली जहाँ होती है वहां नहीं दिखती। हाँ, ओके। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट है इसके बाद। हाँ? फिर चलेंगे लेंस के ऊपर, लेंस मेकर, लेंस रिफ्रैक्टिव। चैप्टर बड़ा है लेकिन है मजेदार। पर ये चैप्टर खत्म हुआ तो सेकंड बुक का आधा हिस्सा गायब हो जाएगा। मतलब रे और वेव अगर निमट गया ना तो सेकंड बुक गई आधी। डुअल नेचर 2 क्लास, एटम 2 क्लास, न्यूक्लियर 2 क्लास, काम खत्म। एटम तुम लोगों ने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में भी, 9th में भी, 10th में भी। उसका बस वो बनाना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है एक ऑर्बिट से दूसरे में, उसके वेवलेंथ क्या होता है, और कुछ नहीं होता। ओके गाइस, शाम को मिलते हैं। ओके सम्राट, बाय सन। ओके।